श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विचार है गुरु कुंडली चक्र। जो त्रिपाप चक्र में 3 चक्र बताए थे कि पहला चक्र है केतु पताकी चक्र, दूसरा चक्र है केतु कुंडली चक्र और तीसरा चक्र है गुरु कुंडली चक्र। पहले 2 चक्रों के बारे में किस प्रकार से उनका निर्धारण करना है, किस वर्ष विशेष में कौन सा ग्रह वर्षाधिपति बनेगा केतु पताकी चक्र में और केतु कुंडली चक्र में, उसका निर्धारण आपको बताया जा चुका है। उसका कैसे निर्धारण करते हैं वो बताया जा चुका है। आज की कुंडली में उसी क्रिया में आगे प्रारंभ करते हैं गुरु कुंडली चक्र। गुरु कुंडली चक्र में किस प्रकार से वर्षाधिपति का हम निर्धारण करते हैं किसी के जन्म नक्षत्र के आधार पर। इसमें आपके सामने एक सारणी दी हुई है जिसमें प्रथम, दसम और 19वां 3 वर्ष या ये 3 नक्षत्र कह सकते हैं, ये केतु के हैं। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र ये चंद्रमा के हैं। तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र बुध के हैं। इसी प्रकार 4, 13, 12 इन क्रम के नक्षत्र ये बृहस्पति के हैं और इनकी गणना हमें अश्विनी नक्षत्र से करनी होती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है उसमें किसी का जन्म होता है तो जातक का प्रथम वर्ष का जो गुरु कुंडली चक्र का अधिपति बनेगा वह केतु बनेगा। भरणी में यानी दूसरे नक्षत्र में जन्म होता है तो प्रथम वर्ष का अधिपति चंद्रमा बनेगा, द्वितीय वर्ष का बुध, तृतीय वर्ष का गुरु, इस प्रकार क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी प्रकार से यदि 10वें वर्ष में यानी 10वें नक्षत्र में यानी मघा नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो प्रथम वर्ष का वर्षाधिपति केतु, दूसरे वर्ष का चंद्रमा, तीसरे का बुध, चौथे का गुरु, 5वें का शुक्र, चौथे का शनि, 6ठे का शनि, 7वें का राहु, 8वें का सूर्य और 9वें वर्ष का स्वामी मंगल बनता है। फिर 10वें वर्ष का पुनः हम केतु पर आ जाएंगे और उसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। किसी जातक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है यानी बुध के नक्षत्र में होता है तो उसका वर्षाधिपति प्रथम वर्ष में मंगल होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो केतु के नक्षत्र हैं उनमें जन्म होने पर प्रथम वर्ष का वर्षाधिपति केतु ही होगा। शुक्र के जो नक्षत्र होते हैं भरणी आदि उनमें यदि जन्म होता है तो चंद्रमा अधिपति होता है। सूर्य के नक्षत्र में जन्म होने पर बुध होता है। चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म होने पर बृहस्पति से प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार हम क्रम से आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें यह क्रम हमारी महर्षियों ने किस आधार पर बनाया है इसका तो निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि जो हमारा दिनों का क्रम है उसमें हम केतु से प्रारंभ करेंगे और केतु के बाद जो शुभ ग्रहों के दिन होते हैं उनको हम क्रम से ले लेते हैं। जैसे केतु, और क्योंकि रविवार से हमारा सप्ताह प्रारंभ होता है या हम सोमवार से प्रारंभ करते हैं तो पहला वार सोमवार यानी चंद्रमा होता है। उसके बाद मंगल क्रूर वार में होता है तो हम बुध को लेते हैं, फिर बृहस्पति को लेते हैं और फिर शुक्र को लेते हैं। शुक्र के बाद क्रूर ग्रहों की गणना में आता है शनि। शनि के साथ साथ में राहु को लेते हैं और शनि और राहु के बाद क्योंकि क्रम में सूर्य आता है और उसके बाद मंगल आता है तो ये सामान्य क्रम हम अपने याद रखने की दृष्टि से समझ सकते हैं कि केतु के बाद चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, इसके बाद शनि, राहु, सूर्य और मंगल। तो इस प्रकार से हम गुरु कुंडली चक्र में किस वर्ष विशेष के लिए कौन सा ग्रह उसका स्वामी होगा किसी जातक के किस वर्ष के लिए उसका निर्धारण कर सकते हैं। यह आपको पहले भी बताया जा चुका है कि तीनों चक्रों में यदि क्रूर ग्रह वर्ष के वर्षाधिपति होते हैं और वे अशुभ तारा में या किसी सन्नाडी चक्र में या किसी दूसरे क्रूर ग्रह के द्वारा वेद प्राप्त हो रही होंगी संघात चक्र आदि में, तो वह वर्ष विशेष या वह वर्ष का वह कालखंड जातक के लिए अशुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से हम गुरु कुंडली चक्र के ग्रहों का निर्धारण कर सकते हैं और उनके आधार पर आगामी घटनाओं का या आगामी शुभता अशुभता का
विचार सरलता के साथ कर सकते हैं, ये आगे की कक्षाओं में उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से हम इन्हें दशा और अंतर्दशा और विशेषकर गोचर के साथ यदि प्रयोग करके देखते हैं तो हमें जातक के जीवन के बारे में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि दशा अंतर्दशा की शुभ ग्रह की चल रही होगी, कारक ग्रह की चल रही होगी, त्रिकोण या केंद्र के स्वामी की चल रही होगी, बलवान ग्रह की चल रही होगी और उस कालखंड में तीनों वर्षाधिपति शुभ ग्रह हो जाती हैं और वह गोचर में कहीं वेद प्राप्त नहीं करते हैं क्रूर ग्रह के द्वारा, तो वह कालखंड या वह वर्ष जातक के लिए विशेष फलप्रद होता है। लेकिन यदि दशा अंतरदशा मारक या बाधक ग्रह की चल रही हो, षष्ठेश अष्टमेश या त्रिकेश की चल रही हो, त्रिक भाव के स्वामी की चल रही हो, राहु केतु या शनि आदि से प्रभावित क्रूर ग्रह की चल रही हो, यानी अकारक ग्रह की दिशा चल रही हो, वह 64वें नवांश का स्वामी हो सकता है। और उसी कालखंड में तीनों वर्षाधिपति केतुपता की चक्र, केतु कुंडली चक्र और गुरु कुंडली चक्र के जो वर्षाधिपति हैं उस वर्ष विशेष में वह सन्नाड़ी चक्र में गोचर कर रहे हों या संघात चक्र में वेद प्राप्त कर रहे हों अशुभ और क्रूर ग्रहों के द्वारा, तो वह कालखंड जातक के लिए अशुभ होता है। उस कालखंड में कम से कम हम इतना बचाव तो कर ही सकते हैं कि हम कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, कोई शुभ कार्य जो जातक के जीवन के लिए बहुत प्रभावी कार्य होते हैं, विवाह आदि, उन्हें ना करें, कोई क्रिया विक्रिय, कोई भूमि भवन आदि का क्रिया ना करें। इस प्रकार से हम एक ज्योतिष के आधार पर शुभ वर्ष और शुभ समय को देखकर या अशुभ समय और अशुभ कालखंड को देखकर हम बचाव कर सकते हैं या शुभ समय का प्रयोग करके हम उस कालखंड को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें गुरु कुंडली चक्र, केतु कुंडली चक्र और केतुपता की चक्र के आधार पर त्रिपाप चक्र का विचार करना चाहिए। आगे की कक्षाओं में इनके गोचर आदि के प्रभाव किस प्रकार से प्रभावी होंगे उदाहरण के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सरलता से इसको समझ सकें और अपने जीवन में इसको उपयोगी बना सकें। इसका उपयोग करके अपने जीवन में आगामी शुभता और अशुभता के परिणामों को पहले से जानने का प्रयास कर सकें। मैं पहले भी कई कक्षाओं में कह चुका हूं कि ज्योतिष शास्त्र किसी का भाग्य परिवर्तन करने की विद्या नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक समय के प्रबंधन की कला है, एक दैवीय विद्या है। इसके आधार पर यदि हमें किसी अशुभ कालखंड का पहले से पता हो तो हम उसमें अपना बचाव कर सकते हैं, कोई नया कार्य आदि ना करें, कोई विशेष हानि के लिए हम प्रयोजन ना करें। शुभता का वक्त हमारा है, समय हमारे लिए शुभ है, तो हम उसका भरपूर उपयोग कर सकें। अपने जीवन के समय प्रबंधन के साथ हम ज्योतिष विद्या में ग्रहों की गति के आधार पर अपने जीवन को संतुलित और विकसित रूप से आगे ले जा सकें। अशुभ समय से बचाव करके और शुभ समय का उपयोग करके हम उसका उपयोग कर सकें, यही इसका विचार होता है। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि यदि कहीं तूफान आ रहा हो तो दौड़ने में या भागने में हमारी भलाई नहीं है, उस समय हमें शांति से बैठ जाना चाहिए। जब तूफान गुजर जाए, विपदा टल जाए, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष के आधार पर हम ग्रहों की गति, गोचर आदि के आधार पर और अन्य जितने प्रभाव होते हैं, चक्रों के प्रभाव होते हैं, उनका विचार करके हम अपने जीवन को उचित बना सकें, उन्नत बना सकें, यही ज्योतिष विद्या का लाभ होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी कोई नई प्रस्तुति देने के लिए मैं आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।